हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 14 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून की मीन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कार्टून में बात किस पर की जाती है, यह है व्लादिमीर पुतिन। अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया कि वैक्सीन के निर्माण होने की घोषणा कर दी है कि इन्होंने किसका निर्माण करवा लिया है, वैक्सीन का निर्माण करवा लिया है। अब देखिए वैक्सीन के निर्माण में होता क्या है कि वेरियस फेज होते हैं, कि वेरियस ट्रायल्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। लेकिन बट इस कार्टून में क्या बोला जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, कह रहे हैं कि जस्ट वैक्सीन का निर्माण करो और पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर आप क्या करोगी, क्लिनिकल ट्रायल आप कर सकते हो। राइट, मतलब इनका क्या करें, एक प्रकार का इनकी आलोचना हो रही है, एक प्रकार का इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मतलब ये वेरियस जो फेजेस होते हैं किसी भी वैक्सीन के अप्रूवल के, कह रहे हैं वो इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस सीधा सीधा उन्होंने क्या कर दिया कि इसे अप्रूव कर दिया और इसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग अप्रूवल दे दिया है और ये पूरी इंटायर पॉपुलेशन को खतरे में डालने के लिए तैयार है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अपनी इकोनॉमी को इन्हें ठीक करना है। राइट, तो हमारा ये जो कार्टून था, कार्टून का मीन था, वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। सबसे पहला वाला आर्टिकल हमारे पास द हिंदू से है। तो द हिंदू में ये स्कूल विदाउट फ्रीडम के रिगार्डिंग है। अब देखिए ये तो हेडलाइन है इसकी। अब राइटर यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहते क्या है कि देखिए जब कभी भी बिल्डिंग कोई मरम्मत की ज़रूरत हो तो उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि एक टाइम पीरियड के बाद वो आपको ज़्यादा नुकसान देती है। कहने के ठीक उसी प्रकार से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसमें इस प्रकार के लूप होल अगर आपको दिखते हैं और वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर पाता है और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए किसी बच्चे की, करें अगर वो नहीं हो पाता तो एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेस करने हो वो समय रहते हमें कर लेना चाहिए। और अगर समय रहते अभी राइट नाउ क्या है कि हमने क्या किया कि एक प्रकार का क्लरिकल जॉब टाइप का हमने एग्जाम का पैटर्न और एजुकेशन का पैटर्न बना करके रखा हुआ है। जिस प्रकार एक क्लर्क करता क्या है कि उसका काम उसे डिफाइन करके दे दिया जाता है और वो ऑन अ रेगुलर बेसिस उसी काम को मतलब बार बार लगातार बिना किसी परिवर्तन के वो करता रहता है। कह रहे ठीक उसी प्रकार से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे हैं कि उसका भी एक खाका प्री डिफाइन तरीके से तैयार कर दिया गया है कि बच्चा अपने पहली क्लास में जाएगा, फिर दूसरी में जाएगा, तो उसी प्रकार से वो 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा। मतलब कि उसका किसी भी प्रकार से वोकेशनल या इंडस्ट्री से रिलेटेड उसका कोई भी स्कीम या कोई भी नॉलेज या कोई भी इनोवेशन नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो भी उसका फंडामेंटल है, एक बच्चा जब एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करता है तो प्री डिफाइन तरीके से सारी चीज़ों को सीखता है और निकल करके वो बाहर आ जाता है। कह रहे कि पैंडेमिक ने, इस पूरे कोविड-19 ने हमें एक अवसर भी प्रदान किया है, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला प्लेटफॉर्म था, कह रहे वो जो क्लासरूम वो था प्लेटफॉर्म था, कह रहे वो पूरी तरह से असफल होता है और क्लासरूम के प्रोग्राम में ही सारी लर्निंग हो सकती है। कह रहे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब राइटर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए जो क्लासरूम की जो कमी थी, कह रहे हैं कि वो तो ऑनलाइन माध्यम से आप वीडियो के लेक्चर्स के माध्यम से आप उसे फुलफिल कर सकते हो, लेकिन जो वेरियस क्लासेस होती हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है, कह रहे हैं वो बच्चा सीख नहीं पाता है। अब एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म की बात करेंगे, कहेंगे देखिए अगर हम दो फेज़ को अगर हम देखें, मतलब दो पार्ट में अगर हम पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन कर लें, एक जो अर्बन सिटीज़ में जो स्कूल्स हैं और जो गाँवों में स्कूल है, कह रहे हैं कि दोनों में राइटर के अकॉर्डिंग कि जो ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, कह रहे हैं वो गाँव के स्कूलों में ज़्यादा पलते बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप शहरों के स्कूलों की बात करोगे तो कह रहे हैं कि वहाँ पर तो बिल्कुल घिसा पेटा सा पैटर्न चलता है। वो खुद को ज़्यादा रेपुटेटेड बताते हैं, वो खुद को ज़्यादा, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उन्होंने पैसे बहुत ढेर सारे खर्च कर दिए हैं, तो इसकी वजह से वो खुद को कहीं ज़्यादा सुपीरियर जरूर बताते हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, देखिए कि जो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल होती है, जो एक बच्चे को सीखना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में नेचर के क्लोज रहना चाहिए, कह रहे कि वो अर्बन सिटीज़ के बच्चे नहीं हो पाते हैं। जैसे अब राइटर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे, कहेंगे देखिए चींटियों का अपने घरों से बाहर निकलना, कह रहे कि वो शहर का बच्चा नहीं देख सकता है लेकिन गांव का बच्चा देखता है। अब जिस प्रकार से जब खेत की जुताई होती है तो बगुला किस प्रकार से मेन खेत के ऊपर क्या कहता है, मंडराता है। तो अगर इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेंस है, कह रहे हैं कि ये केवल जो गांव का बच्चा है केवल वो देख पाता है कि एक जो नेचर ने जिसे क्रिएट किया है, नेचर को देख पाने का, नेचर को ऑब्जर्व कर पाने का, कि वेरियस जो पैडी फील्ड्स होती हैं, वेरियस फसलें होती हैं, कि कोई अनाज कैसे पैदा होता है, कोई अनाज कैसे मतलब फार्मली वो प्रोड्यूस होता है। कह रहे कि वो शहर के बच्चे को तो पता ही नहीं होता है। शहर का बच्चा तो सिंपली वो किताबों से जस्ट बाहर निकलता है, फिर कॉलेज में
जाता है, कॉलेज के बाद फिर वो जॉब करने लग जाता है। कहने कि इस शहर के काफ़ी बच्चों को तो ये भी नहीं पता चल पाता है कि टमाटर कहाँ से पैदा होता है, वो ज़मीन से पैदा होता है या फिर वो उसका फल लगता है। तो मतलब जो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल होती है, वेरियस प्लांट्स होते हैं, वेरियस एनिमल्स होते हैं, कह रहे कि जो सेंसिटिविटी होती है, कह रहे कि वो गाँव का बच्चा ज़्यादा बेहतर सीख पाता है, शहर का बच्चा वो सीख ही नहीं पाता है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ऐसा, और अगर बहुत अच्छा होता अगर हमारा शहर का एजुकेशन सिस्टम, तो हर पढ़ा लिखा बच्चा क्या कर सकता था, रोजगार को प्राप्त कर सकता था। लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इनोवेटिव आइडियाज़ आने चाहिए किसी बच्चे के अंदर, कह रहे कि हम तो शहर में हम उसे पलने बढ़ने का बिल्कुल मौका ही नहीं देते। हम तो उनको बेसिकली एक प्रकार का मतलब डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि बेटा ये लो, आप डॉक्यूमेंट को आप रट लेना, फिर हम उसे वो 2 सवाल पूछते हैं और वो उसका उत्तर लिख देता है और उसका जो है जॉब होता है वो डन हो जाता है। मतलब उसने सीख लिया, अब वो एजुकेटेड हो गया। लेकिन गांव में क्या होता है कि वो अपने जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कह रहे हैं कि उसे वेरियस तरीके से रिजॉल्व करना सीखता है और वो नेचर के क्लोज रहता है। ठीक, तो कहते हैं कि देखिए एजुकेशन सिस्टम में जो स्कोप है, कह रहे हैं कि जो गांव जिस प्रकार से गांव के बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने का, कुछ नया देखने का, जो टीचर नहीं सिखाता है वो नेचर उसे सिखाता है। कह रहे हैं उसी प्रकार का अवसर हमें एक अर्बन सिटी के बच्चे को भी देना चाहिए और उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कि जो आप उसे बुक नॉलेज आप उसे प्रोवाइड करवाते रहते हो। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कल वाले डेट में हमने इसे डिस्कस कर लिया था। ये अगेन वही है कि एक लेडी को या एक महिला को कि मैंने उसके पिता का जो उत्तराधिकारी कब बनाया जाएगा। ठीक, तो इसमें वही सक्सेशन 2005 एक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 2005 वाले एक्ट में जो भी इशूज़ थे वो मैंने कल डिस्कस कर लिया था, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, इसे भी डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये कोविड-19 के ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के रिगार्डिंग है। इससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल डिस्कस ऑलरेडी किए जा चुके हैं। अब हम देखेंगे कि उसके इंडियन एक्सप्रेस का आइडिया वाला पेज। अब आइडिया वाले पेज में क्या है कि ये डिजिटल पुश हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, कि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। कहते क्या हैं कि देखिए कि अगर कोई एक पेशेंट है वो किसी एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाता है, तो जो उसका एक्सरे की रिपोर्ट हो गई, तो जो उसके वेरियस जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, जो उसने मेडिसिन वगैरह ली है, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। कहते हैं कि समटाइम होता क्या है कि पेशेंट के द्वारा उसे मिस कर दिया जाता है, उसके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। समटाइम एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रिफ़र करता है, कहता है कि अगर उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता, वो केस को टैकल नहीं कर पाता है, तो वो किसी अपने सुपीरियर डॉक्टर को क्या करता है, रेफर करता है। लेकिन देखिए पूरी बातें एक्सप्लेन हो नहीं पाती हैं। जो पूरा डेटाबेस होता है, कह रहे कि या तो पेशेंट दूसरे वाले डॉक्टर के पास रिपोर्ट ले करके नहीं जाता है, या तो अपनी पूरी बात बता नहीं पाता है। कह रहे कि वेरियस टाइप के इश्यूज वहाँ पर आते हैं। अब राइटर यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। कह रहे कि मैंने क्या किया कि मैंने एक पेशेंट को बिल्कुल रेफर किया दूसरे वाले हॉस्पिटल में, लेकिन जो उसका सीटी स्कैन वगैरह का रिपोर्ट था, कह रहे कि वो तो फिजिकली ही अवेलेबल था। कह रहे हैं उससे कितना भी आप डिजिटाइज करोगे, कह रहे कि आप उसे तो आप किसी दूसरे को तो दे नहीं सकते हो, उसे तो पेशेंट को ही लेकर के जाना होगा। ठीक, कह रहे कि जब जो इस प्रकार के इश्यूज हैं, कह रहे हम अगर हम ऐसा कर लें कि किसी भी पेशेंट का जो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, कह रहे हैं वो एक जगह पर अगर इकट्ठा हो जाए, कह रहे हैं कि उसमें फिर क्या बात होगी। जिस प्रकार से एक यूपीआई का पेमेंट होता है कि वेरियस जो प्लेटफॉर्म है, कह रहे हैं कि वो पेमेंट का गेटवे उनका अपना है, लेकिन जो यूपीआई है, कह रहे हैं कि वो सिंगल फेस है, मतलब कि उनका जो पूरा पेमेंट का गेटवे है वो सिंगल है, लेकिन प्लेटफॉर्म वेरियस है। तो उसी प्रकार से राइटर यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखिए कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी पेशेंट का, कह रहे हैं कि अगर हम उसे स्टोर कर लेते हैं, या जो वेरियस डॉक्टर्स हैं और अगर उसे स्टोर करके हर डॉक्टर उसे अगर एक्सेस कर पाता है, तो मेडिकल फील्ड में एक प्रकार की क्रांति आएगी। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। एडवांटेज में आप ये बोल सकते हो कि पेशेंट को अपने डॉक्यूमेंट को मतलब सेव करके नहीं रखना होगा, उसका पूरा जो पेपर वर्क होगा, कह रहे हैं उसकी एक यूनिक आईडी के थ्रू वो बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेव होगा। ठीक, इसका दूसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि वेरियस जो रिपोर्ट्स होती हैं कि कोई टेस्ट हुआ तो कौन किस प्रकार का टेस्ट करवा रहा है, तो
कितनी पॉपुलेशन है जिसको डायबिटीज़ के टेस्ट की ज़रूरत है, किसको मतलब मल्टीविटामिन की स्कैरसिटी है उसकी बॉडी में, कह रहे हैं उसके टेस्ट की ज़रूरत है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, कह रहे हैं उसके अनुसार हम एक पॉलिसी हम बना सकते हैं, एक स्कीम हम बना सकते हैं कि हमारे बेनिफिशियरी आखिर कौन कौन से हैं। अभी क्या है कि हमने लॉन्च तो कर दिया है, हमने स्कीम मतलब मेडिकल हेल्थ की हम उन्हें सप्लीमेंट तो दे रहे हैं कि चलो ठीक है अब हम 5 लाख का इंश्योरेंस हम देंगे, बीपीएल वालों को देंगे। बट हमें नहीं पता है कि एक हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हमारे बेनिफिशियरी को किस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें किस प्रकार की टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अगर कोई ट्रीटमेंट करवाता है किसी एक हॉस्पिटल में और अगर उसका ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड अगर मेंटेन कर लिया जाता है तो गवर्नमेंट को वेरियस स्कीम बनाने में कह रहे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। फिर थर्ड थिंग कि और एडवांटेज क्या हो सकता है कि जो हमारी इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि होता क्या है कि मल्टीपल इंश्योरेंस पर्सन ले लेते हैं और एक जगह पर तो जाकर के कैशलेस ट्रीटमेंट करवा लिया और फिर एक दूसरा फर्जी बिल बना करके जो दूसरे वाली इंश्योरेंस कंपनी है कह रहे हैं उसके पास वही वाला बिल भेज दिया। मतलब एक ही पर्सन होता है, उसने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया हुआ है तो वो दो कंपनी से तीन कंपनी से वो क्या करता है, पैसे वसूलता है उसी ऑपरेशन के। तो कह रहे हैं कि अगर ये बिल्कुल ऑनलाइन अगर हेल्थ रिकॉर्ड होगा किसी पर्सन का तो इस प्रकार की जो डबलिंग होती है, कह रहे डबल इंश्योरेंस कंपनीज को पेमेंट करना पड़ जाता है, कह रहे कि वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा। और वेरियस जो फ्लॉज हैं कह रहे कि वो यहाँ से रिमूव किए जा सकेंगे कि हम पेशेंट की भी केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक राइट है, उसी डिजिटाइजेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। कहते हैं देखिए इसका डिसएडवांटेज भी है, कह रहे कि डिसएडवांटेज क्या है कि किसी पर्सन की प्राइवेसी का वायलेशन भी हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन अगर बीमार है और वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड को वो सिक्योर रखना चाहता है, नहीं बताना चाहता है, नहीं किसी के साथ शेयर करना चाहता है, तो भी होगा क्या कि ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर होगा तो कोई भी डॉक्टर कोई भी अगर हेल्थ केयर वर्कर है कह रहे कि हो सकता है कि वो उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कि उसे न चाहने वाला हो, या हो सकता है कि उसका कोई वेल विशर ना हो, तो वो क्या कर सकता है कि उस रिकॉर्ड का मिसयूज भी किया जा सकता है। तो कह रहे कि उसमें एक ट्रस्ट डेवलप करना होगा और अगर गवर्नमेंट अगर ये वाला काम कर पाती है तो ठीक है, तो फिर डिजिटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से हमने यूपीआई में किया था कि 2016 में किया था, 2016 तक यूपीआई को कोई जानता नहीं था और अगर आज 2020 की आप बात करोगे तो 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यूपीआई के एक्टिव यूज़र हैं। ठीक, तो वो यूपीआई के थ्रू ही वो पेमेंट करते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि वैसे हो सकता है कि इस डिजिटाइजेशन में भी बिल्कुल ये वाला सीन आ सकता है या पैदा हो सकता है। हमारे ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे कि देखिए कि कुछ माइग्रेंट वर्कर थे तो शहरों में काम करते थे, वो काम करते करते उनकी जॉब होती है वो छूट जाती है इस पेंडेमिक की ड्यूरेशन में, तो अपने गांवों की ओर वापस लौटते हैं। लेकिन कुछ गांव हमारे बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज के जो नेशनल पार्क हैं कह रहे हैं कि उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज पड़ते हैं और कुछ जो आदिवासीज़ हैं, कुछ जो फॉरेस्ट जो डिवेलर्स हैं कह रहे हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। और इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में जब उनकी जॉब्स वगैरह छिन गई है तो करते क्या है कि वहीं से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइवलीहुड को अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो कंजर्वेशन वाले हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, वो बेसिकली उनको क्या करते हैं, उनको रीलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए कि अगर किसी वाले नेचुरल रिसोर्स को या अगर किसी नेशनल पार्क को अगर कंजर्वेशन में घोषित कर दिया गया है तो वेरियस जो राइट्स होते हैं किसी आदिवासी के, किसी मतलब उस जंगल से बिलोंग करने वाले जिसका लाइवलीहुड उस वाले जंगल से मतलब चलता था, तो उसको रीएलोकेट कर रहे हैं। ठीक, और रीएलोकेट कैसे कर रहे हैं कि वो फार्मर्स वो एक्ट वाला करते हैं, ये 2006 वाले लॉ से ऐसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए जो रीलोकेशन आप करते हो ना किसी भी आदिवासी का या फिर कोई भी जो SC/ST जो कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करती है, कह रहे कि ये आप गलत करते हो। कह रहे हैं कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप फॉरेस्ट को भी आप कंजर्व कर सकते हो और इवन उन पर्सनस को जो उस पर डिपेंड करते हैं, कह रहे कि वो बहुत मेजर पॉपुलेशन होती नहीं है, बट आप जब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर आप रीलोकेट कर देते हो, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स पर ही डिपेंडेंट थे, तो इसकी वजह से उनका लाइवलीहुड प्रभावित होता है और उनकी जो मॉर्टेलिटी रेट है कह रहे वो भी बढ़ जाती है और एक असंतोष की भावना करती क्या है कि एक रिबेलियन का ग्रुप फॉर्म करता है। कह रहे कि आप यहीं से आप सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हो, लेकिन अगर आप दोनों को अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को आप कंजर्व भी कर सकते हो और वो अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट
जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कह रहे हैं उसे क्या करना होगा, उसे थोड़ा सा सेंसिटाइज होना होगा और उनके उनके बारे में या उनके जो उनकी है उनकी केयर करनी चाहिए। ठीक, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब आप अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए ये वाला आर्टिकल था हमारा वो टेलीमेडिसिन के मतलब वो यूपीआई के रिगार्डिंग था। इसमें भी वही बात बोली गई जो इससे पहले वाले आर्टिकल में हम अभी भी डिस्कस किए हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा कह रहे हैं कि उसको जिस प्रकार से एक यूपीआई का पेमेंट करते हैं पूरा डेटाबेस एक ही सर्वर पर इकट्ठा होता है, कह रहे हैं उसी प्रकार से जो डिजिटल रिपोर्ट होगा कह रहे हैं उसको भी हम एक ही क्लाउड पर और एक ही सर्वर पर क्या करेंगे, एक इकट्ठा कर लेंगे। और जो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर होगा, कोई भी डॉक्टर होगा, कह रहे जिस प्रकार से यूपीआई के वो होता है पेमेंट होता है, कह रहे उसी प्रकार से डिजिटल जितने भी हेल्थ केयर रिकॉर्ड होंगे कह रहे कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो फिर वो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, कह रहे कि उस वाले रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा जिससे जो हेल्थ को स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए ये वाला आर्टिकल हमारा जो डिस्कस करने के वो रिगार्डिंग थे, देखिए कि नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है वेरियस कोर्ट में। अब एक डेटा है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कह रहे हैं 33.47 मिलियन केसेस क्या हैं कि पेंडिंग है। तो अगर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया, मतलब 3.5 करोड़ के आसपास केस क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ पर क्या है पेंडिंग है। अगर आप हाई कोर्ट की बात करोगे तो वहाँ पर भी 3.46 मिलियन केसेस क्या है पेंडिंग है। तो अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इस प्रकार हाई कोर्ट में इतने मिलियन केसेस का पेंडिंग होना, और ज़्यादातर केसेस क्या रहते हैं कि जैसे कि आईपीआर वगैरह के से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो केसेस हो गए, कह रहे हैं कि इस तरह के केसेस को तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी रिजॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि जुडिशरी मतलब जो सिस्टम में जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जो जजेस होने चाहिए, कह रहे हैं वो स्टाफिंग के भी काफ़ी कमी है। लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी का अगर हम पूरा फ़ायदा उठाएं तो जो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है कह रहे हैं हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये वाला डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि समटाइम एमसीक्यू में बिल्कुल ऊट पटांग से सवाल पूछते हैं। ऐसे पूछ लेंगे कि जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है कह रहे हैं वो हाई कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा है और हाई कोर्ट में कम है, या फिर ऐसे बोल देंगे कि हाई कोर्ट में ज़्यादा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम है। राइट, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादा है, हाई कोर्ट में उससे कम है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उससे भी कम है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आपको इवन मॉक टेस्ट वगैरह में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है। देखिए ये स्पुतनिक 1 एक प्रकार का एक वैक्सीन डेवलप किया गया है रसिया के द्वारा। अब देखिए यूरी गागरिन हो गया और नील आर्मस्ट्रांग हो गए, कह रहे कि दोनों स्पेस रेस में कह रहे एक के बाद एक का नाम है। इन द ईयर ऑफ 1957 जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के बीच में और अमेरिका के बीच में, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों के बीच में रेस था कि कौन पहले कहाँ पर पहुँचेगा, स्पेस में पहुँचेगा। तो वहाँ पर रसिया ने बाजी मार ली थी। रसिया ने बाजी कैसे मार ली कि 1957 में उसने यूरी गागरिन को कहाँ पर भेज दिया, स्पेस में भेज दिया। तो बिल्कुल अमेरिका भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने अपना पूरा जो फाइनेंस था, जो फाइनेंस ही करना था, जो बजट वगैरह था वो एलोकेट करता है और नील आर्मस्ट्रांग को इन द ईयर ऑफ 1969 में वो का स्पेस में भेज देता है और इवन प्रथम चाल भी करवा देता है, मतलब भेजता ही नहीं है, मतलब वहाँ पर चहलकदमी भी करके वापस आ जाते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोल्ड वॉर के टाइम में एक प्रकार का रेस चल रहा था, कह रहे हैं कि आज के पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कोविड-19 के टाइम पीरियड में वैक्सीन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी एक रेस है और इस रेस को रसिया ने सो कॉल्ड की जीत लिया है। रसिया ने खुद से अनाउंस किया कि वो जीत लिया है इस वाले केस को। अब देखिए जो वेस्टर्न वाला वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, कहने वो पूरी तरह से शॉक हैं और वो क्या करें, वो क्वेश्चन मार्क रेज करें, कहने कि देखिए कि आप इतने जल्दी आप सारे फेज़ के आप ट्रायल कैसे कंप्लीट कर सकते हो केवल 2 महीने के अंदर अंदर। इवन डब्ल्यूएचओ का बोलना ये है कि आपने तो केवल 1 महीने केवल फेज़ 1 का ट्रायल की आपने हमें रिपोर्ट दी थी, फिर आपने ये फेज़ 3 वाले ट्रायल आपने कब से सबमिट कर दिया। अब देखिए जो रसिया का सक्सेसफुल है ये स्पुतनिक 1 नामक कोवैक्सीन मतलब वैक्सीन को डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, देखिए सऊदी अरबिया हो गया, सर्बिया हो गया, ईरान हो गया और जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, कहने कि ये
कर क्या रही हैं कि इसे थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, कि ये इस वैक्सीन को परचेज करने के रिगार्डिंग वो फॉर्मली क्या कर रही हैं कि कांटेक्ट कर रही हैं रसिया से कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ये वाली वैक्सीन चाहिए। अब देखिए वैक्सीन पूरे मार्केट में अवेलेबल है नहीं, इस समय केवल रसिया के पास ये वाली वैक्सीन डेवलप है, और रसिया ने ऑलरेडी बोल दिया कि मैंने इसको रेगुलेशन का जो अप्रूवल है मैंने दे दिया है। अब इसकी क्या होगी, अब इसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होगी और हम इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम इसका कॉमर्शियल क्या करेंगे, सेल भी करेंगे। तो सबसे पहले तो वो अपने ही लोगों के ऊपर ये पूरा ट्रायल कर रहे हैं, और उन्होंने एक ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए पहले अपनी डॉटर के ऊपर ही इस वाले वैक्सीन का डोज दिलवा दिया, ठीक, ताकि जो अदर वर्ल्ड हैं कहने कि वो क्या कर सकें, इस पर बिलीव कर सकें। तो सर्बिया के जो हेड ऑफ द स्टेट थे उन्होंने भी बोला कि नहीं मैं भी लगवाना चाहूँगा। क्रोएशिया के लोग हो गए, कह रहे वो भी बोले कि मैं भी लगवाना चाहूँगा। मतलब एक प्रकार से जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि उन्होंने वैक्सीन रेस में सफलता हासिल कर ली है, और स्पुतनिक 1 मतलब अगेन वो याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से 1957 में वेस्टर्न वर्ल्ड को रसिया ने, यूएसएसआर ने हराया था, कह रहे हैं आज के वर्ल्ड में जब वैक्सीन की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इवन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कह रहे हैं कि खुद को टॉप 1 इंस्टीट्यूशंस मानती हैं, कह रहे हैं कि वो अभी भी वैक्सीन को डेवलप नहीं कर पाई हैं, और रसिया ने उसे डेवलप कर लिया है, और रसिया ने ये वाला जो रेस है वो जीत लिया है। अब रेडर कहते हैं कि देखिए कि इसका प्रॉपर प्रूफ देना होगा रसिया को कि अगर आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप रिस्क में आप नहीं डाल सकते हो, अगर आपने उसके वेरियस फेजेस के आपने ट्रायल कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, तो अगर आप पूरी पॉपुलेशन को अगर आप रिस्क में डालते हो जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन आपको ठीक करनी है। क्योंकि देखिए रसिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, रसिया के ऊपर क्या है, चूँकि क्रोएशिया के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था, तो तब से जो G8 कंट्रीज़ थी, मतलब पहले तो G8 था तो उसको फिर रसिया को निकाल दिया जाता है, अब वो G7 बन गया है। तो जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो नाराज है, किससे नाराज है, रसिया से नाराज है, तो उसके ऊपर बहुत तमाम सैंक्शन लगे हुए हैं। तो जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है कह रहे वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर ये वैक्सीन अगर ये सेल कर पाते हैं, इसे प्रॉपर अगर इसका कॉमर्शलाइजेशन कर पाते हैं, और कोई और कंट्री वैक्सीन को एक टाइम पीरियड तक अगर वो डेवलप नहीं कर पाती है, तो हो सकता है कि जो रसिया की इकोनॉमी है कह रहे हैं कि उसको एक बूस्ट मिलेगा, एक यहाँ पे स्टिमुलेशन मिल जाएगा केवल उसके वैक्सीन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और एक ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए उसने अपने डॉटर पर भी इसे इंडल्ज कर भी लिया है। तो देयर में भी चांसेस कि जो छोटी छोटी कंट्रीज है जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे ब्राज़ील वगैरह हो गया, इवन इंडिया ने भी बोला है कि नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तो उसे प्रॉपर क्या कर रहा हूँ, निगाह बनाकर रखा हुआ हूँ। हो सकता है कि कि इंडिया वाले भी उसे परचेज करें, मतलब किसी ने भी डिनाई नहीं किया है, केवल एक वेस्टर्न वर्ल्ड के कोई अगर छोड़ दें तो। अब देखिए राइटर यहाँ पे कहते हैं कि कुछ और चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि ठीक है आपने वैक्सीन तो डेवलप कर ली है, लेकिन बिना टाइम बीते हुए आप ये नहीं बता सकते हो कि आपका वैक्सीन कितने समय तक आपकी वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। कह रहे कि हो सकता है कि 3 महीने हो सकता है कि 4 महीने हो। कह रहे कि जब तक आप प्रॉपर अगर आप इसका जो टाइम लाइन अगर आप डिसाइड नहीं कर ले, क्योंकि इस कोरोना वायरस को मतलब जन्म हुए और इवन इसको पैंडेमिक घोषित हुए भी अभी 6 महीने नहीं हुए। तो अगर आप वैक्सीन अगर आप डेवलप करते हो इसका और प्रॉपर टेस्टिंग भी करते हो और पता चलता है कि वो वैक्सीन 4 महीने के बाद इफेक्टिव नहीं है, तो होगा क्या कि ये और भी ज़्यादा खतरा पैदा करेगा, ठीक। और आप कर क्या रहे हो, अब ये पूरा जो वैक्सीन है वो कैसे है कि एक डेड सेल को, मतलब कोरोना वायरस के ही एक डेड सेल को क्या किया जाए, बॉडी के अंदर इंडल्ज किया जाएगा और वो सेल्फ इम्यूनिटी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। वैक्सीन एक मेडिसिन नहीं होती है, वो कोरोना वायरस से एक प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड हो ही गया है तो उसके ऊपर वैक्सीन काम नहीं करने वाली है। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है रिगार्डिंग द टैक्स के रिफॉर्म के रिगार्डिंग। अब देखिए पीएम मोदी ने टैक्स के रिफॉर्म की बात किया, कह रहे हैं कि वो हम करना क्या चाहते हैं कि हम सीमलेस फेसलेस बेसिकली पूरा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है हम उसे तैयार करना चाहते हैं। अब देखिए ट्रांसपेरेंट जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है, अभी तक क्या होता आया था कि जो भी टैक्स का कोई टैक्स पे कर रहा है कि टैक्स पे नहीं कर रहा है, कह रहे उसका क्या कहते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, रेगुलेशन करता है। और टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो बजट वगैरह के लिए क्या करती है कि जैसे ही गवर्नमेंट का प्रेशर आता है कि उसके ऊपर कि पैसे चाहिए, तो वो बिल्कुल फॉल्स क्या करते क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने टैक्स पे नहीं किया, नोटिस भेजना स्टार्ट कर देते हैं, एक प्रकार की वसूली स्टार्ट कर देते हैं टैक्स की।
ठीक है। लेकिन अभी का जो अभी का रिफॉर्म है, कह रहे हैं कि वो क्या बताता है, कहता है कि अगर हम बिल्कुल फेसलेस, अगर हम इस वाले पूरे टैक्सेशन के सिस्टम को कर देते हैं कि जो टैक्स डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होगा और जो टैक्स पेयर होगा, कह रहे हैं उसके बीच में अगर कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा, तब क्या होगा कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी और एक जो पूरा केस होता है ना प्रॉब्लम्स का, कि ढेर सारा केस कि ढेर सारा केस हो गया किसी भी वो टैक्स पेयर के ऊपर, तो जो टैक्स पेयर होता है, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलता है कि हम टैक्स पे करें कि ना करें, कह रहे हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं वसूली के चक्कर में होता है क्या कि बजट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आदेश देती है टैक्स डिपार्टमेंट को, तो टैक्स डिपार्टमेंट मतलब जबरन वसूली करना स्टार्ट करती है, तो उसके चक्कर में ढेर सारे केसेस हो जाते हैं कि जो टैक्स पेयर है वो भी केस कर देता है टैक्स उसके डिपार्टमेंट के ऊपर, और डिपार्टमेंट वाले भी केस कर देते हैं उस टैक्स पेयर के ऊपर, ऐसे केसेस होते हैं। अब देखिए 2017-18 का अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को अगर हम माने, तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि जो विनिंग केस होता है, टैक्स डिपार्टमेंट का जो क्लेम है वो सही हो, कह रहे हैं ये 30% से कम है। मतलब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं टैक्स, वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका और टैक्स पेयर के बीच में, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो सफलता हासिल होती है, कह रहे हैं वो केवल 30% है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या हो जाता है कि उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे इसे स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को हटा दिया है, और बोला क्या है कि अब रैंडमली अब जो टैक्स पेयर होगा और जो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होगा जो बेसिकली उसके ऊपर एक्शन ले रहा होगा, कह रहे वो दोनों ही एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, रैंडम इंक्वायरी होगी, रैंडम टेस्टिंग होगी। ठीक, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, इससे पहले वाले सारे आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस के थे। अब ये गुड्स स्टेप्स ऑन द टैक्स की जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम फर्स्ट पॉइंट वाली बात करें, अगर इससे पहले वाले जो हम आर्टिकल में डिस्कस किए करें वो सेम बात है, इसमें एक नया पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि जो हमारा टैक्स की जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह वसूलने वाले और जो इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, पहले क्या करते थे कि किसी पर्सन को टारगेट करके कि वो डिसाइड करते थे कि किसके खिलाफ एक्शन लेना है, लेकिन अभी क्या होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, कह रहे कि वो बताएगा कि हमें किस वाले टैक्स पेयर के अगेंस्ट में इंक्वायरी करनी है या उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना है, कह रहे कि वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके हमें बताएगी, इससे ज़्यादा हमें डिस्कस में कुछ करना नहीं है। ठीक, अब देखिए हमारे पास अगेन जो है वो कमला हैरिसन के रिगार्डिंग ही फिर से आर्टिकल है। देखिए वो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्या है कि वो नॉमिनेट हो रही हैं और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के बिहाफ से हैं। ओके, अब देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, कह रहे हैं कि समटाइम वो एक सुप्रीम पावर को गेन करता है। जैसे जॉर्ज बुश के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि एक मेजर पावर क्या था, चूंकि जो जॉर्ज बुश थे वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा वो पॉलिसीज़ वगैरह को लेकर के एक्टिव नहीं थे। कह रहे कि जो बाइडेन के बारे में भी कह रहे हैं बिल्कुल यही बात बोली जा रही कि वो पॉलिसीज़ के मेकिंग में कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसा हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कह रहे हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि अगर राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, कह रहे हैं कि वो अपनी पूरी पॉलिसी को, जो पॉलिसीज़ को जो डेवलप करना होता है, कह रहे हैं कि वही डेवलप करती है। तो कमला हैरिसन के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक अवसर भी है। ठीक, अब उनके पूरी जर्नी को इस वाले आर्टिकल में बताया है, वो उतना रेलेवेंट है नहीं, बट रेलेवेंसी इज़ दैट कि जो उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, कह रहे हैं कि होता क्या है कि पूरे सीनेट में अगर वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट अगर वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो जो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह क्या होंगी, उसमें कहते हैं कि कुछ रेफरेंसेस कह रहे कि उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफी और जो उनके अगर प्रीवियस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें, तो वो चाइना के अगेंस्ट में टफ तो हैं, और इंडिया में भी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, कह रहे हैं कि उसका भी वो पुलजुर क्या करती हैं, विरोध करती हैं। अब देखिए जो बाइडेन का उन्हें चुनना कि अगर कमला हैरिसन अगर क्या होती हैं कि अगर वहाँ से इलेक्ट होती हैं, तो उनको अगर चुनाव में खड़ा किया गया है, तो जो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ पर वोटर्स हैं, कह रहे हैं कि 13.4% की पॉपुलेशन क्या है कि वो ब्लैक वाली पॉपुलेशन है, जो या तो इंडिया से या अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और वो अमेरिका में रहते हैं, और वो क्या है, वोटर्स हैं। कह रहे हैं कि वो 13.4% वोटर्स को क्या कर सकती हैं, वो अट्रैक्ट कर सकती हैं, और काफ़ी कंस्टिट्यूएंसीज़ में क्या है कि वो एक डोमिनेंट रोल भी निभा सकती हैं। कि ये तो देखने वाली बात होगी कि आउटकम क्या निकल के आता है, बट ऑब्जेक्टिव इसके यही थे। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा कुछ है डिस्कस करने के लिए है नहीं। तो आज की डेट पे जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे, ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।